पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। मार्केट आज शुरू से ही थोड़ा सा प्रेशर में रही और पहले हाफ में तो नीचे ही रही। दूसरे हाफ में थोड़ी ऊपर आनी शुरू हुई लेकिन साथ ही प्रेशर, लेकिन हमें ऐसा फील हुआ दूसरे हाफ में कि बाइंग सेलिंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सेलिंग भी होती जा रही है, बाइंग भी होती जा रही है, लेकिन फिर भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आ रहा। अब हमने पिछले हफ्ते का जो हमें ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ के आने के बाद मार्केट को 53 टच कर सकते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करना था तो वो इस वीक में किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब थोड़े से डाउट्स हो गए हैं उसके बारे में। फिर भी ये कहना मुश्किल है कि अभी यहाँ पे आसपास रखेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा करते रहेंगे या कोई बड़ा डिप आ रहा है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मंडे को ना वो आपका इंटरेस्ट रेट का भी डिसीजन आएगा डे एंड पे, और कुछ लोगों का ख्याल है या तो उतना ही रखेंगे जितना है या फिर इसको कम करेंगे। कम करेंगे तो बज़ाहिर तो ये एक अच्छी खबर होगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बुरी खबर पे मार्केट ऊपर चली जाती है और अच्छी खबर पे नीचे। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होके ही काम करें, खसूसन ट्रेडर्स। और जो शेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात को ज़्यादा रखें। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सब ने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब देखते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स। तो सर्किट ब्रेकर में भी वही कुछ कंपनीज ऊपर नीचे होके हैं, कोई ख़ास इसमें हमें तो नहीं लग रहा। ठट्ठा सीमेंट को आज कैप लगा, इन्होंने भी अपने शेयर्स बायबैक करने हैं, सबको पता है, लेकिन आज उन्होंने फिर एक अपनी खबर इशू की कि हम वो नोटिस दोबारा से दिया कि अब वक्त आ गया है शुरू करने का। तो उसके बाद फिर से इसमें थोड़ी मूवमेंट बन गई, लेकिन ये तो फिर चलता ही रहता है। लोअर कैप में भी एक कंपनी है काबिल गौर, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। आज फिर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं तो उनका जायजा लेते हैं। सबसे पहले टोयोटा इंडस मोटर्स। तो इनकी ईपीएस बुरी नहीं है, अच्छी आई है थोड़ी, 40 रुपीज़ की आई है इस क्वार्टर में, और 24.5 रुपये का डिविडेंड दिया। अब अगर टोयोटा का हम हिस्ट्री थोड़ी सी देखें, ईपीएस कैसा चल रहा है उनका। पिछले साल 123 का था, 22 में 201 का था, 21 में 163 का था। तो अभी ये क्वार्टर कंटिन्यू रहे तो इस दफ़ा भी 163 तक जा सकते हैं। टू अर्ली टू से, लेकिन हो सकता है ऐसा। अगर पे आउट को देखें तो 71 रुपीज़ तकरीबन 22 में दिए, 23 में दिए, और जो 22 में दिए तो तकरीबन ये अपना जो है ना जो कमा रहे हैं उसका 60% पे आउट कर देते हैं। तो 160 की अर्निंग अगर इस साल बनेगी तो 100 रुपये तक का डिविडेंड पूरे साल का हो सकता है। और उस हिसाब से अगर प्राइस को देखें तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, इस पे तकरीबन 10% डिविडेंड यील्ड बनती है। तो हमारे टेस्ट के मुताबिक ये डिविडेंड यील्ड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस सेक्टर के हिसाब से ठीक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यूनाइटेड ब्रांड्स, फारिग, नेटसॉल कोई ख़ास नहीं है, 3 रुपये बस ठीक है वैसे, लेकिन बात वही है कि देते दिलाते कुछ नहीं है, तो इनके 3 रुपये का भी हमने क्या करना है। लोड्स लिमिटेड, फारिग, मैपल लीफ सीमेंट 1.52, बस ठीक है, इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें तेज़ी वो बायबैक की वजह से है और शायद रहे। टीपीएल प्रॉपर्टीज़, इनका आया जी रिजल्ट, लॉस में है 0.4, लेकिन इनका आमतौर पर रिजल्ट होता है कि जब या तो उस क्वार्टर में कोई इन्होंने प्रॉपर्टीज बेची हों या फिर उन प्रॉपर्टीज को रीवैल्यू किया हो, तो फिर इनकी इनकम वो नजर आती है। तो इनका लॉस आने का मतलब ये नहीं है कि इनका बिजनेस नहीं चल रहा, इनका बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। लेकिन बहरहाल लोग इस चीज को समझते नहीं है, तो ऐसे रिजल्ट के बाद एकदम इसमें हमने देखा था सेलिंग आई, और सेलिंग के साथ बहुत बाइंग भी आई। तो ये हो सकता है कि क्योंकि कंपनी ने भी शेयर्स बायबैक करने उनके बाकी हैं काफी सारे, तो वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि वो रिजल्ट निकालें, और रिजल्ट अच्छा ना हो, लोग बेचें तो थोड़ा निचली प्राइस पे खरीद लें। कंपनी तो यही चाहेगी ना कि नीचे से नीचे मिल जाए। वैसे जो है ना ये भी बहुत जाती है, जो शेयर्स बायबैक के असूल जो होते हैं ना, ये इस तरीके से तय होने चाहिए कि वो कंपनी की बुक वैल्यू पे शेयर्स को बायबैक करना चाहिए, ये नहीं कि जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में तो इतनी इम्परफेक्शन हैं, इतना उसके हिसाब से जो है ना कुछ किसी को मिलता ही नहीं है। आज इसको मार्केट वैल्यू पे ले लेंगे और असल में इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये कोई रूल होना चाहिए एसईसीपी का
कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर बायबैक करती है तो उसको मार्केट वैल्यू के आसपास लेना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा बहुत 10-20% हो जाए कम, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल कुछ कर नहीं सकते। तो फिर भी हमें अभी तक हमें यही उम्मीद है कि जब इनका बायबैक का पीरियड आई थिंक जनवरी में जाके ख़त्म होगा, तो बीच में कहीं किसी ना किसी टाइम पे जो हम बाकी बायबैक की हिस्ट्री देखें तो मूव ज़रूर बनाएगा। अब देखें, वक्त बताएगा कि असेसमेंट कितनी सही होती है, या बायबैक की कैटेगरी में कोई एक ऐसा नया शेयर तो नहीं आ गया जिसने ऑड्स को डिफाई कर दिया। तो ये वक्त बताएगा। सिस्टम्स लिमिटेड सिस्टम्स लिमिटेड का भी रिजल्ट जो है कितना आया इस क्वार्टर में, तकरीबन 6.5 रुपये और 9 महीने में 23 रुपये। लेकिन इस रेट के हिसाब से हमारे मुताबिक इसका प्राइस काफ़ी हाई है, तो हमारा तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। डायनो, इनका क्वार्टर का रिजल्ट आया 18 रुपये 30 पैसे। ये इतना बुरा नहीं लग रहा, इसको देख लेते हैं। तो जी इसका पिछले साल था 35 रुपये। अगर क्वार्टर में देखें तो तकरीबन 11 रुपये बना Q4 में, उस हिसाब से इस क्वार्टर में ज़्यादा हो गया है। तो ठीक है, वैसे तो बेहतर हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन अगर और पिछले सालों से अगर अच्छा इसी तरह परफॉर्म करता रहे तो पिछले सालों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी डिविडेंड यील्ड को इतनी ज़्यादा नहीं है, उस हिसाब से रेट इसका थोड़ा हाई है, तो हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अशफाक टेक्सटाइल्स देख लेते हैं, ये फारिग। लीनर पार्क जेलेटिन देख लेते हैं, इसका रिजल्ट आया 1.87 का इस क्वार्टर में। इसका हम पिछले साल का रिजल्ट अच्छा आया था, वो देख लेते हैं ज़रा। पिछले साल की इनकी जो ईपीएस थी वो थी 8.89। लेकिन क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली में भी इसका मतलब है Q4 में काफ़ी ज़्यादा इनकी ईपीएस हुई, और उस हिसाब से 24 के Q1 में बहुत कम हो गई है। इसलिए कोई इतना मज़े वाली बात नज़र नहीं आ रही। शायद इसीलिए इसको आज लोअर लॉक भी लगा। इलाही कॉटन मिल्स, बस ऐसे ही है। भनीरो टेक्सटाइल मिल्स, बहुत कम हो गया इसका ईपीएस, 34 रुपये आया है, और ये 1000 रुपये का शेयर है, देते दिलाते भी कुछ खास नहीं है। सूरज यूवी टेक्सटाइल आई थिंक 5.49, इसका नाम हमने सुना नहीं हुआ, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीवीसी फारिग। ऑक्टोपस डिजिटल फारिग। एवेंसियन फारिग। पता नहीं बिला वजह जो है ना, कमाई शमाई को करते नहीं है, और बिला वजह टेक्नोलॉजी सेक्टर को सर पे चढ़ाया हुआ था इतने अरसे से। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि भाई इस सेक्टर ने रैली नहीं की, इस सेक्टर ने की, इसमें घुस जाए। और ये असल में तो इसकी वैल्यू यहाँ से भी कम होनी चाहिए। रैली शैली कर ले तो कोई पता नहीं, लेकिन अभी करंट की प्राइस के भी काबिल नहीं है ये। 17 पैसे को ईपीएस होती है भला क्वार्टर की। ब्लेस्ड टेक्सटाइल, ओए इतना ज्यादा लॉस हो गया इनको। टेक्सटाइल सेक्टर के बड़े मसले पे चल रहे हैं भाई। ये भनीरों का छोटा भाई था। टॉबलर्स लिमिटेड, इनकी ईपीएस भी 30 रुपीज़ है, ड्रॉप हुई है। इसका पिछले एनुअल देख लेते हैं, तो प्रेशर में भी रहा आज। अगर एनुअल देखें तो कितना आ रहा है, 140 रुपये था पिछले साल में, तो इस दफ़ा कम हुआ है काफ़ी। लेकिन फिर भी उन बहुत कम टेक्सटाइल सेक्टर में से ऐसा है जो जिसने इस हालात में भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसका मतलब है इनके टावल अच्छे बिक रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी फॉर द टाइम बिंग इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया इस क्वार्टर का। और 140 कमा के भी आई थिंक इन्होंने 10-12 रुपये का शायद डिविडेंड दिया था, तो खास नहीं। वो टेक्सटाइल सेक्टर की रीत कायम है कि पैसे नहीं देने ज़्यादा। उसके बाद है जी हामिद टेक्सटाइल फारिग। हम नेटवर्क, इसका रिजल्ट कैसा रहा जी, 0.42 ईपीएस है क्वार्टर की, जो पहले से बेहतर हुई है। अब ये बड़ा छोटा शेयर है, वैसे तो प्रॉफिट्स में ही चल रहा है, उस हिसाब से आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। जो पेनी शेयर्स हैं उनमें से मतलब ज़्यादातर तो उसमें से लॉसेज में होते हैं, तो आपको अगर सही लगता है तो आप इसमें कर लें। आरिफ हबीब, ये है जी ग्लोब रेजिडेंसी रीट, 0.51 की ईपीएस है, बस ऐसे ही है। यह है जी फैसल स्पिनिंग मिल्स,
₹7 बहुत कम होगी EPS। हबीब राइस प्रोडक्ट्स, इसको देखें तो ये जो है ना लॉसेस में चला गया है। ये अच्छा कमा रहे थे, इनके साथ पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन अवॉइड। फिर है जी डॉल्मेन सिटी रीट, इसका है जी 1.83 इनका साल का EPS है। और इन्होंने अनरियलाइज्ड और रियलाइज को अलग लिखा है। अनरियलाइज का मतलब वही जो एसेट्स को फेयर वैल्यू करके जो भी बेचे नहीं हैं, तो उसके हिसाब से देखें तो ₹4 की अर्निंग है। और जो पैसे इनके पास अवेलेबल हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज बेच दी होंगी उन्हीं में से पैसा आगे शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, तो वो 1.83 हैं। और ये क्वार्टर में कोई 50 पैसे तक का इस तरह डिविडेंड देते रहते हैं। फिर है जी अच्छा अमरेली स्टील, ये भी फारिग हो गई है। ये है जी अच्छा डॉल्मेन सिटी का फिर फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी आ गया। तो इसके साथ तो इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन वैसे 50 पैसे का डिविडेंड अलग से मीटिंग अनाउंस करके इन्होंने दे दिया था, वो लिखा हुआ है। तो 50 पैसे की ही अर्निंग है इनकी, यानी कि आप इसका ये समझ लें कि साल में ₹2 का डिविडेंड दे रहे हैं ऑन एवरेज। तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप लोग, अगर चाहें तो डिविडेंड यील्ड को अपने कैलकुलेट कर लें। 13-14 पे आई थिंक ट्रेड करते हमने देखा नहीं है। दर इस्लाम टेक्सटाइल्स है जी, ये भी फारिग। पेस फारिग। सरले, इस पे तो बोलने में भी शर्म आती है, छोड़ दें इसको हमारी तरफ से तो। मीडिया टाइम्स फारिग। मुगल आयरन 1.53 कम हो गया। डीएम टेक्सटाइल्स फारिग। ये कौन सी है जी? ये नोवा, अच्छा करम सिरेमिक्स फारिग। करम सिरेमिक्स फारिग। तारिक ग्लास, इनका इस क्वार्टर का रिजल्ट आया 4.41, बस ठीक है, रेट हमारे मुताबिक अभी हाई है इसका। कोहिनूर पावर कंपनी फारिग। आर्कटिक टेक्सटाइल मिल्स, इसका कितना है जी? 2.48 का EPS आया। और इसका नाम नहीं सुना हो, इसका ज़रा देख लेते हैं क्या रेट चल रहा है इसका। ₹19। इतना ऊपर तो नहीं है, लेकिन फिर भी शायद पता नहीं देते लाते, मेरा नहीं ख्याल, कुछ भी नहीं दिया हो कभी, कोई ख़ास नहीं है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, इनका रिजल्ट देखें तो अच्छा नहीं आया इस दफ़ा। फिर है जी शफी केमिकल्स फारिग। एटलस बैटरी, ये है जनाब साहब वो जिसने काम ख़राब किया। इनका रिजल्ट बहुत ही बुरा आया है, ₹7 का एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना। डिविडेंड तो कुछ भी नहीं देना था इन्होंने इस क्वार्टर में हिस्टोरिकली, लेकिन EPS बहुत कम हो गया है, और इसको फिर साथ ही लॉक भी लगे। ये हमारी लिस्ट में होता था, लेकिन हमने कुछ दिन पहले बताया था कि हमने इस वक्त इसमें इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि बहुत ऊपर चला गया है। इसका देखते हैं पिछले साल EPS कितना था। ये जी तकरीबन ₹63 की अर्निंग थी। क्वार्टरली भी देखें तो पिछले Q4 में भी तकरीबन 17 से ₹18 की अर्निंग चल रही थी। उस हिसाब से इस क्वार्टर की EPS काफ़ी कम हो गई है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या सिर्फ इस क्वार्टर में कम रही और अगले में रिकवर कर जाएगी या ऐसे ही चलेगी, लेकिन इस तरह जब वेरिएबल होने लग जाए ना EPS, तो फिर केयरफुल हो जाना चाहिए और इसके अकाउंट्स में ज़रूर जायज़ा लें कि क्या उन्होंने कोई ख़ास वजह बताई है कि इस दफ़ा कम हुआ है, और क्या वो रिकवरी के लिए होपफुल हैं कि वापस रिकवर कर जाएगी। अगर ऐसा है फिर तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर अपना अपना फ़ैसला खुद कर लें, क्योंकि ये डिविडेंड यील्ड पे हमने इसको रिकमेंड किया था, और जब EPS कम होगी तो फिर डिविडेंड भी कम होगा। फिर है जी हाजी मोहम्मद इस्माइल मिल्स फारिग। फिर है जी गनी ग्लास, ये GHGL है और 1.4 की अर्निंग है, तो कम ही चल रही है अभी। STPL सिद्दीकसन टिन्स प्लेट, ये भी फारिग। कोर्डोबा लॉजिस्टिक्स, इनका बिजनेस कुछ अर्से पहले शुरू हुआ था लेकिन वो खास नहीं अभी चल रहा। बनीस लिमिटेड नेगेटिव हो गया है, दूर रहें। GBGL, GHGL का भाई, इसके भी EPS काफ़ी फारिग हो गई है। वो इतना बोनस दे दे के ना शेयर को ख़त्म ही कर देते हैं ये लोग। अच्छा भला शेयर होता था, ये दे दे के बोनस इतना डाउन कर दिया, दूर रहें। सर्विस इंडस्ट्रीज़, क्वार्टर की EPS 6.5, 9 महीने की तकरीबन 23.5, ये भी बहुत ओवर वैल्यूड शेयर है।
सेफायर टेक्सटाइल मिल्स 32 रुपये की ईपीएस, लेकिन 1000 से ऊपर का शेयर, छोड़ दें। एसगर्ड 9 45 पैसे की ईपीएस है, बस छोड़ दें, इसको भी कोई खास नहीं है। हुसैन इंडस्ट्रीज है आई थिंक, ये भी बस ऐसे ही है। वेव्स होम बस ऐसे ही है। वेव्स कॉरपोरेशन ये भी फारिग ही है। कोहिनूर इंडस्ट्रीज बस ऐसे ही है। थल लिमिटेड ये भी फारिग है। गंधारा ऑटोमोबाइल्स है, ये भी बस फारिग। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, इनका ईपीएस देखें तो ये 8.10 रुपये, लेकिन आई थिंक वो हाँ कंसोलिडेटेड है, ये अनकंसोलिडेटेड है, वो है 3.41। अच्छा, एक भाई ने सवाल पूछा था कि कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड में क्या फ़र्क है। तो अच्छा, एक तो है ना, एक कंपनी वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हुई, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है। लेकिन एक इस तरह की कंपनी भी होती है कि वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है और उसके 4-5 बच्चे होते हैं, मतलब सब्सिडरी कंपनीज होती हैं जिनकी वो मालिक होती है। और वो जो सब्सिडरी कंपनीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हो सकती हैं और नॉन लिस्टेड प्राइवेट कंपनियां भी हो सकती हैं। तो लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसी कंपनी ने अपने अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मार्केट में पब्लिश करनी है, उनको अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स कहते हैं। और उसने तमाम ग्रुप की मिला के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करनी है, तो उसको कंसोलिडेटेड कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एंग्रो है, एंग्रो कॉरपोरेशन, वो पेरेंट कंपनी है, वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो अपने अलग रिजल्ट्स भी देती है। उसके बाद उसकी सब्सिडियरियां हैं एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो पावरजेन कादरपुर, और उसकी और भी सब्सिडरीज हैं जो लिस्टेड नहीं हैं। तो एंग्रो ने अपने अलग अकाउंट्स भी देने होते हैं और तमाम सब्सिडरीज के मिला के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी देने होते हैं। और कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे उनमें से देगी जो उसके अनकंसोलिडेटेड अकाउंट्स में उसकी अर्निंग आ रही होगी, क्योंकि जो पूरा ग्रुप वाले पैसे वो नहीं बांटेंगे। हाँ, सब्सिडरी कंपनी अगर अपनी पेरेंट कंपनी को कोई डिविडेंड दे तो वो उसमें से आगे शेयर होल्डर्स में देना चाहे तो दे देगी। तो अगर किसी कंपनी को उसकी सब्सिडरी डिविडेंड देगी तो वो उस कंपनी की अर्निंग बन जाएगी, तो फिर वो उसके अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स का भी पार्ट बनेगी और उसमें से वो आगे डिविडेंड भी दे सकते हैं। इसलिए जो लोग डिविडेंड का ख्याल रखते हैं उनको अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को देखना चाहिए, कंसोलिडेटेड को नहीं। लेकिन पता लगाते रहना चाहिए कि ग्रुप में क्या चल रहा है, मतलब देख दोनों लेने चाहिए, लेकिन एनालिसिस करने के लिए अनकंसोलिडेटेड पर तवज्जो होनी चाहिए। तो वो उस हिसाब से अनकंसोलिडेटेड इसके 3 रुपए हैं, वो इतने खास नहीं है। इसके बाद है जी इसुजू, ये कौन सा है जी, गंधारा इंडस्ट्रीज। तो इसका भी रिजल्ट फारिग ही है, प्राइस के हिसाब से फारिग है। टाटा टेक्सटाइल्स, ये भी जी फारिग हो गया। अब है जी लालपीर पावर, इसके रिजल्ट्स को देखें तो इसका इस क्वार्टर में अर्निंग आई है 2.78 और 9 महीने की अर्निंग है 8.56। तो इसकी अगर हम एक दफ़ा देख भी लें क्वार्टरली कैसी चल रही है, तो पिछले साल 7 रुपए थी, इस साल क्वार्टरली थोड़ी बेहतर हो रही है, यानी कि साल के आखिर तक तकरीबन 11 रुपए कमा सकते हैं। तो अच्छा चल रहा है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी डिविडेंड इन्होंने जब नहीं आया तो फिर भी ये आज शेयर प्रेशर में रहा। हालांकि इतना प्रेशर में होना नहीं चाहिए, लेकिन वही बात है कि बड़े लोगों का जब तक दिल करे जिस मर्जी शेयर को प्रेशर में रखें, जिस मर्जी को ऊपर ले जाएं, तो वो ऐसे ही चलता है फिर। और हमारे मुताबिक लॉन्ग टर्म में इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और हमें काफ़ी उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में ये काफ़ी बेहतर रिटर्न दे सकता है। डिविडेंड क्योंकि इन्होंने पीछे 15 रुपए दे दिए, पता नहीं आगे डिविडेंड कितना दें, लेकिन किसी ना किसी टाइम पे इसमें मूव बन के कैपिटल गेन लग सकता है 12 महीने के अंदर। और 12 महीने का मतलब ये है कि ये मूव 1 महीने बाद भी बन सकती है और 12 महीने बाद भी। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि देखें जो इनकी अर्निंग जिस तरह बढ़ रही है, तो इस पे जो हमने पावर सेक्टर की वीडियो बना के उनके रिसीवेबल्स निकाले थे, इसका मतलब है इनके रिसीवेबल्स और बढ़ रहे हैं, तो कभी ना कभी तो हुकूमत को देने पड़ेंगे ना। तो अगर सपोज करें कि इसको अगले 12 महीने में भी कोई मूव नहीं बनती इस शेयर को, तो फिर इसको अगले 24 महीने में डबल मूव बन जाएगी। तो ये इस हिसाब से हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें
फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।